हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं स्टील इंडस्ट्री की। एक कंपनी है जिसका बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज डोंट टेक इट एज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, एसजी मार्ट। आज हम बात करेंगे एसजी मार्ट के बारे में। तो ये एसजी मार्ट, ये कंपनी करती क्या है, कहाँ से है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो एसजी मार्ट जो है वो बेसिकली एक बी टू बी मार्केट प्लेस है, और जिसके सर्विस सेंटर भी है। मतलब छोटे छोटे टायर 2 टायर 3 सिटीज में सर्विस सेंटर भी ओपन करते जा रही है। और ये एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें ये स्टील प्रोडक्ट्स, मतलब कंस्ट्रक्शन आइटम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये सेल करती है। तो देखिए, अभी तक कोई भी इंडिया में ऐसी कंपनी नहीं है जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेल करती हो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तो ये स्टील के प्रोडक्ट्स हो गए, और कुछ ये धीरे धीरे अपना एसकेयूज बढ़ा रहे हैं। बाथ, सैनिटरी और अदर्स, मतलब टाइल्स वगैरह में भी ये बढ़ा रहे हैं, टाई अप इनका बढ़ रहा है। मेनली अभी ये इसका जो रेवेन्यू आता है मोस्टली स्टील प्रोडक्ट से ही आता है। तो स्टील प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है, जैसे टीएमटी बार्स हो गए, और मेटल शीट्स हो गई, और एंगल, और चौखट स्क्वायर पाइप्स, या वायर रॉड्स, या फिर आप बाइंडिंग वायर, सभी एक्स वाई जेड सब सब प्रोडक्ट्स आते हैं स्टील के। तो देखो फ्रेंड्स, इसका बिजनेस मॉडल इतना यूनिक क्यों है, और हमारा ध्यान कैसे गया इसके तरफ। एक्चुअल में जैसे आप रिलेट करिएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई कंपनी है, रिलायंस या डीमार्ट जैसे कोई बड़ी कंपनी, जो फैक्ट्रियों से एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कुछ ब्रिटानिया के बिस्किट मान लो, या मैगी वगैरह मान लो, नेस्ले की। तो वो परचेस करती है बहुत बल्क में, एकदम बल्क में परचेस कर लेती है, और उसको स्टोर करती है अपने वेयर हाउस में। उसके बाद रिटेलर्स को सेल करती है, या कंज्यूमर्स को, या कस्टमर्स को। मतलब वो एंड यूजर्स भी हो सकते हैं, और बड़े बड़े आजकल तो जितने छोटे स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं वो भी जाके बड़े बड़े रिलायंस स्टोर वगैरह से ही परचेस कर रहे हैं। तो उसको कॉस्टिंग में कैसे बेनिफिट होता है, मैं पहले अपन इसका मॉडल देखते हैं, फिर इसको मैं रिलेट करके आपको एसजी मार्ट में बताऊंगा। देखो, फैक्ट्री क्या होती है, जैसे 1000 या 10,000 पैकेट नेस्ले के हो गए, मैगी हो गई, या फिर बिस्किट्स हो गए ब्रिटानिया के। तो वो क्या करती कि उसकी एक कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरर की, वो भी उतना ही बना पाती है जितना एंड यूजर्स खरीद पाए। तो वो उसके हिसाब से ना क्या होता है, उसकी कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो पूरी यूटिलाइज नहीं करती अपनी कैपेसिटी को। डिमांड के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये जो डीमार्ट और रिलायंस जैसे जो कंपनियां हैं, इनकी अच्छी होल्डिंग कैपेसिटी है। ये बल्क में परचेस कर ले, ये बोलते हैं फैक्ट्री को, मैन्युफैक्चर करो, आप बनाओ, हम स्टॉक करेंगे प्रोडक्ट्स को। तो ये क्या पूरा पूरा ऑर्डर दे देती है एकदम बल्क में। तो 10 रुपए का कोई आइटम हो, चाहे वो बिस्किट हो, बिस्किट का पैकेट हो, ये इसको पड़ता है 6 रुपए में। तो क्योंकि बल्क ऑर्डर दे देती है, तो मैन्युफैक्चरर इसको कम में कैसे देता है, वो अपनी पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज करता है, 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करता है। और उसके बाद उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आता है, ऑब्वियस है, और क्वालिटी भी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। तो इस हिसाब से डीमार्ट या रिलायंस जैसी कंपनियां बल्क में परचेस कर लेती हैं, तो मैन्युफैक्चरर को भी फायदा हो जाता है। वो क्या करता है, फोकस करता है नई फैक्ट्रियां सेटअप करने में, और जो अनफुलफिल्ड डिमांड है उसको कैटर करने में, और फैक्ट्री को स्मूथ रनिंग करने में, फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में, ताकि वो ध्यान दे सके, कैपेसिटी पूरी फुल यूटिलाइज हो सके फैक्ट्री की। और इसके बाद देखिएगा, कंज्यूमर जो है वो आता है डीमार्ट या रिलायंस जैसे स्टोर में, और 6 रुपए की जो मैगी है या जो बिस्किट है वो उसको 8 रुपए में सेल करता है। तो 10 का एक तो कंज्यूमर को फायदा, वो उसको 8 रुपए में मिल रहा है, और वहां कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं आप 10 पैकेट लोगे या 20 पैकेट लोगे, जितना लेना है लो। तो दोनों तरफ ये वैल्यू ऐड कर रहा है। मतलब कितना अच्छा, इसीलिए इतना तेजी से ग्रो हुए हैं डीमार्ट वगैरह, इतने यूनिक बिजनेस मॉडल के कारण। अब आप इसको ऐसे ही रेजोनेट करो एसजी मार्ट से। एसजी मार्ट क्या कर रहा है, जो बड़ी बड़ी स्टील की फैक्ट्रियां हैं, कंपनीज हैं, जैसे आपकी हो गए जीएसडब्ल्यू, टाटा, जिंदल एक्सेट्रा, और बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड बहुत प्लेयर्स हैं स्टील में। तो जो जो अभी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, छोटे छोटे एसएमईज को सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, एसएमईज को, और उनका आधा टाइम इसी में झंझट में जाता है, इसको माल दिया, इसको स्टॉक दिया, आज ये वो। तो इसने क्या किया, बीच में एक अपना एक वैल्यू चेन में अपना एक मतलब रोल प्ले किया, एक रोल मॉडल की तरह। तो ये इसने बोला स्टील को आप प्रोड्यूस करो जितना आप प्रोड्यूस कर सकते हो,
और मैं बल्क में लूंगा, आप फुल यूटिलाइजेशन करो कैपेसिटी का फैक्ट्रीज का। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, स्टील की कंपनियां जो है, जितना डिमांड है, जितना एंड कंज्यूमर्स के पास जितना डिमांड है, वो उतना ही प्रोडक्ट बनाती थी। क्योंकि एक्स्ट्रा बना के क्या करेंगे जब डिमांड ही नहीं रहे, जब खरीदार ही नहीं रहेगा। तो खरीदार नहीं रहता था तो वो अपना परचेस किसको सेल करेंगे। अब ये आया, एसजी मार्ट आया, इन्होंने बोला आप जितना बना सकते हो हम पूरा परचेस करेंगे। तो आप पूरा फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज कीजिए और पूरा प्रोड्यूस कीजिए, स्टील प्रोडक्ट्स हम परचेस करेंगे। तो उनका स्टील की कैपेसिटी भी बढ़ रही है और वो दो चार मतलब वो न्यू फैक्ट्री सेटअप करने में वो ध्यान भी दे रही है, फोकस भी उसका वही है, सिर्फ प्रोडक्शन में और कैपेसिटी एक्सपेंड करने में। तो इससे क्या हुआ, देखो ट्रेंड अभी जैसे इंडिया में हम देखेंगे कि बहुत ट्रेंड चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कंस्ट्रक्शन का, डिमांड बढ़ रही है। इंडिया को अगर कितने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना है, वो मेरे को डाटा याद नहीं है, बस XYZ जो भी हो, तो उसके हिसाब से स्टील तो सबसे बेसिक है, फाउंडेशन का स्टील ही है सबसे मेन। तो स्टील प्रोडक्शन बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तब तो जीडीपी और बाकी सब बढ़ेगी। तो ये था एसजी मार्ट का बिजनेस मॉडल। मतलब ये बल्क में परचेस कर रही है फैक्ट्री से, मैन्युफैक्चरर से, और सेल कर रही है कंज्यूमर्स को, एसएमएस को। जो यहाँ पे देखिए कंज्यूमर्स अलग है, वहाँ पे एंड यूजर्स हो सकते हैं जो बिस्किट मैगी का पैकेट लेने जाए डी मार्ट वगैरह में। और यहाँ पे जो कंज्यूमर्स वगैरह हैं वो कौन है, एसएमएस जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो दुकानदार हैं, वो सब हैं। उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि मैन्युफैक्चर से वो बड़े बड़े ऑर्डर ले लें या बल्क में एकदम परचेस कर लें तो उनको कॉस्ट कम पड़े, वो इतना बल्क में नहीं परचेस कर सकते। तो एसजी मार्ट यहाँ रोल प्ले कर रहा है, बल्क में परचेस करके कॉस्ट भी उसको कम पड़ रही है और यहाँ एसएमएस को भी फायदा हो रहा है, लो कॉस्ट में स्टील प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनको। देखिए दोनों जगह कितना अच्छा वैल्यू ऐड कर रहा है। देखो इसका ना मैं आपको एक और एग्जांपल से रिलेट करता हूँ, क्योंकि खुद मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, मेरा फर्नीचर का भी बिजनेस था एक समय में। तो हमको क्या प्रॉब्लम जाती थी कि हम जैसे स्टॉक मंगाते थे, सोफा, डाइनिंग चेयर और ऑफिस टेबल जो भी है XYZ, पूरा एक साथ एक कंटेनर आता था जिसमें 10 टन माल करीब आता था और 10-12 लाख का स्टॉक आता था एक बार में। तो हमको 60,000 रुपए एक कंटेनर का लग जाता, 60,000 80,000 रुपए दिल्ली से आता था। तो अब देखिए कोई स्टॉक घट रहा है तो हमको क्या वेट करना पड़ता था 3-3 महीना, जब तक बाकी स्टॉक की भी इन्वेंट्री कम हुए और सोफा डाइनिंग और ये सब, तब जाके मैं पूरा कंटेनर ऑर्डर करूं। लेकिन बीच में क्या हुआ, एक ट्रेडर आया, एक बंदा आया जिसने अपना ऑफिस सेटअप किया दिल्ली में। वो मेरे को अप्रोच किया और वो बोला कि मेरे पास जितने मैन्युफैक्चरर हैं दिल्ली से, मैं आपको स्टॉक ला के दूंगा। आपको एक आइटम बोलोगे सोफा बोलोगे तो मैं सोफा, एक चेयर, एक डाइनिंग बोलोगे तो एक डाइनिंग ला के दूंगा। तो और वो भी बोला कि थोड़ा सा भाड़ा बस एक्स्ट्रा, मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह में हम स्टॉक मंगा नहीं सकते क्योंकि डैमेजेस वगैरह के बहुत चांसेस रहते हैं। तो वो बंदे ने बोला कि ट्रांसपोर्ट में नहीं दूंगा, मेरी कंटेनर की गाड़ी हर हफ्ते हर 10 दिन में आती है, क्योंकि जितने एसएमईज हैं, जितने दुकानदार हैं, सबसे वो धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा था, टाई अप कर रहा था। और कितना यूनिक मॉडल, मतलब वो एक वैल्यू मतलब कितने बड़े गैप को फुलफिल कर रहा था। हमको पूरी गाड़ी मंगानी पड़, पूरा स्टॉक उतना पैसा जाम करना पड़ता था, उसके बाद फिर डैमेज ये वो सब हमारा जनरेट। और तो और इसने बोल दिया डैमेज की भी चांसेस मेरी रहेगी, कंटेनर भी मेरा, भाड़ा भी थोड़ा सा ही लगेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इंक्रीज हो गए। तो हम तो बोले क्या मतलब मॉडल है। तो इस मॉडल को ना मैं एसजी मार्ट से रिलेट कर पा रहा हूँ। देखो स्टॉक मार्केट में जनरली क्या होता है, हम ना एनालिसिस पैरालिसिस में लग जाते हैं कि यार ये कंपनी कितना है, इसका क्या है, लास्ट में क्या था, पास्ट कौन था, कैसा था, अभी क्या है। चलो ठीक है, एनालाइज करना हमको, मोटे मोटे चैप्टर्स देखने, लेकिन हमको बिजनेस सेंस होना बहुत जरूरी। हम एक बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, हम स्पेकुलेशंस नहीं कर रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तो खरीद रहे हैं, गिर रहा है तो सेल कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ ट्रेडिंग करने नहीं बैठे, हम इन्वेस्टमेंट के लिए बैठे, हम बिजनेस देख के उस पर पैसा लगा रहे हैं। तो बिजनेस सेंस आ गया आपको तो स्टॉक मार्केट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखो मैं फर्नीचर मॉडल से आपको रिलेट किया, आपको डी मार्ट के मॉडल से रिलेट किया। तो एसजी मार्ट भी ऐसे ही कर रहा है, बल्क में खरीद रहा है, पूरा स्टॉक होल्ड कर रहा है अपने वेयर हाउस में, टायर 2 टायर 3 सिटीज में अपने सर्विस सेंटर बैठा रहा है। और एसएमईज को भी फायदा हो रहा है और मैन्युफैक्चरर को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि इनकी कैपेसिटी बढ़ रही है, नई फैक्ट्री आ रही है। और तो और इन्होंने रिसेंट में अपने कॉन कॉल में बताया कि 4-5 सालों में तो मतलब नए फैक्ट्रीज आई नहीं इंडिया में, यही सब रीजन की वजह से। तो अब आने वाले समय में बहुत कैपेसिटी इंक्रीज होनी है और इसका भी बहुत अच्छा
जाना है। एसजी मार्ट का भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और जैसे मैंने बताया आपको, वैल्यू दे रहा है कस्टमर को भी, मैन्युफैक्चरर को भी। और हाँ, अब देखिए इसमें क्या रिस्क फैक्टर क्या है कि ये बहुत लो मार्जिन बिजनेस है और हाई वैल्यू हाई वॉल्यूम बिजनेस है और लो मार्जिन। इसमें क्या है, इसको बहुत तेजी से अपना इन्वेंट्री को रोल करना पड़ेगा, तब जाके इसको कोई प्रॉफिट होगा। और इन्वेंट्री स्टक नहीं होनी चाहिए, इन्वेंट्री स्टक हुई तो समझो बिजनेस इज डेड। हाई वॉल्यूम लो मार्जिन, क्योंकि बिजनेस मॉडल ही ऐसा है। अब इसको आप कोई मतलब कोई प्रीमियम बिजनेस से कंपेयर करोगे, जैसे कोई क्लॉथ स्टोर है या कोई बड़ी कंपनी है जो जो जैसे कोई रियल एस्टेट की कंपनी है जो वैल्यू गेम खेलता है, उसके वॉल्यूम कम होते हैं, उससे कंपेयर करोगे तो ये एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन नहीं होगा। इसका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है, क्योंकि इसके जो मार्जिन है इन्होंने बताया 2-3% के आसपास ही रहेंगे एबिटा मार्जिन। तो आप बोलोगे यार फिर 2-3% तो मार्जिन ही क्या है, लेकिन वॉल्यूम से आप देखोगे, और ये इतना हाई वॉल्यूम में प्ले कर सकता है कि वो 2-3 मार्जिन भी इसको बहुत बड़ा प्रॉफिट देके जा सकती है। वो मैं आपको बताऊंगा अभी फाइनेंशियल डाटा में। अब हाँ, ये 2 साल पहले आई ये कंपनी, और इसकी पेरेंट सिस्टर कंपनी है एपीएल अपोलो। एपीएल अपोलो ने इसको परचेस कर लिया। तो आप देखो, कंपनी बैक भी बहुत अच्छी फर्म से है, बहुत अच्छी कंपनी का इसको सपोर्ट है, तो कैश क्रंच भी नहीं आना चाहिए। हैवी इन्वेंट्री ये परचेस भी कर लेगी तो। और तो और आप देखो कि इसका क्या है, इसने क्या धीरे धीरे ना ऐसा अपना मार्केट में ऐसा अपना पोजीशन बनाया है कि जो फैक्ट्रियां हैं उससे ये क्रेडिट में खरीद ले रही है स्टॉक, और यहाँ सेल कर रही है कैश डिस्काउंट दे के, और ये सब दे के कैश में सेल कर रही है अपने कस्टमर्स को। तो मतलब इसका वर्किंग कैपिटल हमेशा नेगेटिव रहेगा, इसको वर्किंग कैपिटल लगेगा ही नहीं। अभी जैसे इन्होंने बताया, इसका वर्किंग कैपिटल डेज -8 days रहा है। मतलब अभी तो ये अब खैर ऑब्वियस है, ये सब बिजनेस में हमको ट्रैक करते रहना है। छोटी सी कंपनी है, अभी करीब 4000 करोड़ से के आसपास मार्केट कैप के आसपास की कंपनी है। तो प्लेटफॉर्म दे रही है, और पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब ऐसे जो बड़े ब्रांड्स हैं पूरे इंडिया में, मतलब जैसे जिंदल टाटा, वो बहुत लिमिटेड है जो पैन इंडिया में प्रोडक्ट सेल करते हैं। ये इंडस्ट्री ऐसी है, इतनी अनऑर्गेनाइज है, छोटी छोटी फैक्ट्रियां हर जगह। छत्तीसगढ़ में अलग प्रोडक्ट मिलेगा, एमपी में अलग, राजस्थान में अलग। इतना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, क्वालिटी में बहुत कॉम्प्रोमाइज होता है, और एक कोई मतलब एक यूनिक मतलब बेस नहीं है कि पैन इंडिया एक स्टील एक रेट से सेल हो सके। तो ये पूरा उस प्लेटफॉर्म को एक अच्छी जगह ला रही है, एक ऑर्गेनाइज्ड चैनल में कन्वर्ट कर रही है। तो काफी बेनिफिट्स है, एक अच्छा यही इसका मोट है कि ये वैल्यू गैप को फिल कर रही है, मतलब एक अपना पोजीशन बना रही है। और मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर जो पहले आपस में लड़ते रहते थे, आधा टाइम उनका वहीं जाता था, तो ये उस गैप को फिलफिल कर रहे हैं। और अभी भी आप देखोगे तो फैक्ट्रीज के बाहर डीलर्स और एजेंट से ही काम होता है एसएमएस का। हमारे मतलब स्टील का भी जैसे हमारे मेरे फ्रेंड्स और अंकल लोग का बिजनेस है, तो वो एजेंट से ही, वो लोग कोई भी मैन्युफैक्चरर अपना दिमाग नहीं खपाना चाहता, वो एजेंट को बोल देता है मेरे को ये स्टॉक चाहिए, वो अपने हिसाब से फैक्ट्रियों से मैनेज करके स्टॉक पहुंचाता है। तो इसका ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में इसका सेटअप हो जाएगा, प्लस कॉस्ट बेनिफिट होगा कंज्यूमर को और मैन्युफैक्चरर को भी, उसकी कैपेसिटी भी यूटिलाइज होगी, तो बिजनेस बढ़ेगा, ऑब्वियस है। अब देखिए टेलविंड्स क्यों आ रही है सेक्टर में, क्योंकि अभी इंडिया में जो है ना, मार्केट B2B मार्केट प्लेस, मतलब कोविड के बाद आने से एक ट्रेंड सा आ गया है। आप भी देखोगे अब सब जगह हर चीज का ऑनलाइन ऑनलाइन, और कंस्ट्रक्शन में भी आ गया है इसका ट्रेंड। और अभी यूएस और चाइना में अराउंड 20% के आसपास B2B मार्केट प्लेस है। मतलब ऐसी बड़ी बड़ी हैवी लिफ्टिंग कंपनियां यूएस और चाइना में जो बल्क में परचेस करती हैं, और हैवी हैवी स्टॉक इन्वेंट्री रख के वेयर हाउस में, फिर छोटे छोटे एसएमएज उनसे आके परचेस करते हैं। और पूरे पैन कंट्री में उनका ये है कि एक स्टैंडर्ड रेट आ जाता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट बिकता है, और एसएमएस के पास ऑप्शंस रहते हैं बड़ी बड़ी कंपनी फैक्ट्रीज का। तो ये सब है, इसीलिए इसका मतलब एक टेलमेंट्स अपन बोल सकते हैं। और इंडिया में सिर्फ 1% है B2B मार्केट प्लेस कंस्ट्रक्शन में। अब यूएस और चाइना में 20% पहुंच जा चुका है। तो कितना वास्ट मेजोरिटी, कितना बड़ा स्कोप है, मतलब आप अपॉर्चुनिटी साइज देख ही सकते हो। अब हम कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। देखो इनका छोटा बेस है, 1800 करोड़ का करीब रेवेन्यू रहा। Q2 का मैं डाटा देख रहा था, Q2 FY25 का, तो करीब करीब इनका रेवेन्यू 3.5 टाइम्स बढ़ा है। मतलब 500-600 करोड़ कुछ था, 500 करोड़ लास्ट ईयर Q2 में 24 में, तो अभी 1800 करोड़ के आसपास रहा। और लास्ट ईयर क्या था इनका एबिटा मार्जिन, आप बोल सकते हो 2.3% के आसपास से, अभी इनका 0.8% आया एबिटा मार्जिन। अब उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ।
हुआ क्या, अभी आप देखोगे डिकेडल लो पे चल रहे हैं स्टील के प्राइसेस। मतलब ऐसी हालत है अभी इंडस्ट्री की, एक तो इलेक्शंस, फिर बारिश, ये वो रेनी सीजन, उसके बाद एक्सपोर्ट में भी बहुत डिमांड नहीं थी क्योंकि चाइना वगैरह में से बहुत इशू चल रहा था, रियल एस्टेट का कंजप्शन नहीं था स्टील का। तो ये सबको देखते हुए ना, मतलब स्टील प्राइसेस बहुत बॉटम आउट हो, मतलब बॉटम जा चुके हैं डिकेडल लो पे। तो इनको इन्वेंट्री लॉस झेलना पड़ा, जून से लेकर सितंबर तक प्राइसेस बहुत कट गए, बहुत कट गए। तो उस नाम से इन्वेंट्री लॉस हुआ। अब ये बोल रहे हैं कि डिमांड वापस आएगी क्योंकि अब H2 तो ऑब्वियस है, सब काम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और ये सब बढ़ेगा ही, और एक्सपोर्ट भी थोड़ा सा सुधर रहा है। तो बॉटम आउट का हम एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं जैसा इन्होंने कॉन कॉल में बताया और वो सब में। और इसको देखो, एबिटा मार्जिन आप बोलोगे बहुत कम है, लेकिन इनका कोई डेट भी नहीं है, तो कोई इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, इनका कोई ऐसा है नहीं कि स्टॉक डेप्रिशिएट होगा। तो कोई डेप्रिसिएशन वाला, तो सीधा सीधा जो एबिटा मार्जिन ऑलमोस्ट वो कंट्रीब्यूट करेगा पेट मार्जिन को। अब इनके जो आरओई नंबर भी है वो भी 6 से टू 8% आया है इस ईयर में। और जैसे मैंने वर्किंग कैपिटल डेज आपको बताया बहुत कम है इनका, माइनस में है। और इन्वेंट्री डेज भी इनका मात्र 7-8 डे का है। मतलब इतना कम इन्वेंट्री डेज में भी आप देखो कि इन्वेंट्री लॉस इनको झेलनी पड़ रही है। मतलब कितना प्राइस फ्लक्चुएशंस होता है स्टील में। तो फ्रेंड्स, अब इनका हम कुछ गाइडेंस की बात करते हैं। ये 27 तक बोले, FY 27 तक ये 20,000 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू कर लेंगे। मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा FY 25 का। जैसा इनका गाइडेंस रहा 6500 करोड़ के आसपास ही इनका FY 25 का है गाइडेंस। और FY 27 तक ये 20,000 करोड़ करेंगे, मतलब 3 टाइम्स इन 2 ईयर्स में। और मार्जिन ये बोल रहे हैं 2 से 3%, 2.5-3% मिनिमम जाएगा, क्योंकि अब प्राइजेस तो वो रहेंगे नहीं, मतलब हर बार तो इन्वेंट्री लॉस झेलना नहीं पड़ेगा। तो इनका गाइडेंस वही है, ऑब्वियस हमको ट्रैक करते रहना है। और उसके हिसाब से आप देखोगे यार, 2.5% मार्जिन भी आप मानोगे 20,000 करोड़ का, तो 400-500 करोड़ पैट कर सकती है। और कंपनी का क्या है अभी मार्केट कैप, सिर्फ 4,000 करोड़ के आसपास है। तो फॉरवर्ड FY 27 का पी देखोगे तो 10 के भी अंदर आ रहा है। ये वैल्यूएशन परस्पेक्टिव से मैं आपको बताया। तो फ्रेंड्स, अब एक अच्छा छोटा बेस है, कंपनी का मॉडल बहुत अच्छा यूनिक है, यूनिक बिजनेस मॉडल है, मोट है एक अच्छा कंपनी का अपने आप में। हमको देखना है, ट्रैक करते रहना है कि कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।